सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक देवी प्रसाद तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आइए आज हम पाठ 3 बस की यात्रा पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हरिशंकर परसाई जी का जन्म 22 अगस्त सन 1924 ईस्वी को होशंगाबाद में मध्य प्रदेश में हुआ था। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के पहले ऐसे रचनाकार हैं जो व्यंग को हिंदी साहित्य की एक विधा के रूप में प्रचलित करवाया। व्यंग विधा हरिशंकर परसाई जी की ही देन है। इनकी रचनाओं में जो व्यंग्यात्मक शैली में रचनाएं हैं, उसको पढ़ने के बाद पाठक के हृदय में एक अलग प्रकार की अनुभूति, आनंद की प्राप्ति होती है। मन को गुदगुदाने वाली रचनाएं इनकी होती हैं और उसमें कुछ न कुछ हमें सीख भी प्राप्त होती है। हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु 10 अगस्त सन 1994 में हुई थी। प्रस्तुत पाठ में हरिशंकर परसाई जी ने परिवहन विभाग के ऊपर व्यंग किया है कि किस तरह से जो है परिवहन विभाग की व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि लोग अपने प्राणों को मुसीबत में डाल करके यात्रा करते हैं, फिर भी यह विभाग हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो आइए पढ़ते हैं इस पाठ को और देखते हैं कि लेखक ने इसमें क्या कहा है। व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया लेख बहुत ही आकर्षक और आनंद की अनुभूति कराने वाला लेख है। हम 5 मित्रों ने यह तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इस कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। लेखक कह रहे हैं कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि भाई शाम की इस बस से चलेंगे, तो पन्ना से जो बस इसी कंपनी की बस है जो सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है और जो हमें जबलपुर की ट्रेन मिला देगी, यानी ट्रेन पकड़वा देगी। तो ऐसे समय साड़ी बनाए कि भाई हम उसी शाम 4 बजे वाली बस से यात्रा करते हैं। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में चोर डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाके नहीं। उन्होंने निश्चय किया कि शाम को 4 बजे वाली बस से जाएंगे और सुबह सुबह हम घर पहुंच जाएंगे। कहीं गए थे, घूमने गए थे, किसी से मिलने गए थे, और इन 5 में से 2 को सुबह अपने काम पे भी वापस जाना था। इसलिए जो है यही एक रास्ता था, इसी बस से चला जाए। लोगों ने सलाह दी, भैया इस बस से मत जाओ, यह बस बड़ी खतरनाक है, समझदार आदमी इस बस से सफ़र नहीं करते, इसलिए तुम लोग भी इस बस से यात्रा मत करो, रहने तो मत जाओ आज। लेकिन उन्होंने प्रश्न पूछा कि क्या, क्यों नहीं यात्रा करते? डाकू मिल जाते क्या रास्ते में? नहीं, बस डाकिन है। लोगों ने कहा नहीं, बस तो खुद ही डाकिन है, डाकू क्या करेंगे इस बस का? ये तो खुद ही अपने आप में डाकू से भी बढ़कर है, इसलिए इससे सफ़र करना सही नहीं है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। देखिए बस आप सामने दिख रही है, कैसे टूटी फूटी अवस्था में बस दिख रही है, रोड पे चल रही है। लेखक ने बस को देखा तो उस बस को देखने के बाद उनके मन में उसके प्रति श्रद्धा, दया के भाव उमड़ पड़े। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के निशान लगे हुए थे, लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे। तो वृद्धावस्था में से कष्ट होगा, यह बस पूजा के योग्य थी, इस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। लेखक बता रहे हैं भाई बस को देखने के बाद श्रद्धा उमड़ पड़ी मन में कि कैसे बैठ के, तो इतनी वृद्ध है, इस पर बैठ के कैसे सफ़र किया जाए। खूब निशान, मतलब जगह जगह टूट फूट हुआ है, एक्सीडेंट बहुत बार हुआ है, बस में जगह जगह निशान है, इसलिए लोग इसे वृद्धावस्था में कष्ट नहीं देना चाहते। यह बस पूजा करने के योग्य है, इसलिए समझदार आदमी इस बस से सफ़र नहीं करना चाहते। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी इसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा यह बस चलती भी है? वो बोले चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? उसी बस में एक
कंपनी के एक हिस्सेदार साहब भी यात्रा कर रहे थे, वह भी उसी बस से जा रहे थे। तो इन लोगों ने पूछा कि भैया ये बस चलती है क्या? वो बोले बिल्कुल चलती है भाई, आप बैठो, बिल्कुल चलेगी। तो लोग बोले हाँ, हम वही देखना चाह रहे हैं कैसे चलती है, चलने योग्य तो नहीं है, अपने आप चलती है क्या? बोले हाँ बिल्कुल अपने आप चलेगी, आप बैठो। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। व्यंग कर रहे हैं कि वाह कैसा गजब हो गया कि ऐसी भी बस है जो अपने आप बिना ड्राइवर के चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। ये लोग सोचने लगे कि भाई जाएं कि ना जाएं। आगे पीछे करना मतलब सोचना कि यात्रा करें या ना करें। इनके साथ इनके जो डॉक्टर मित्र थे उनका डरो मत, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पुरानी है, खूब अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, वृद्ध है, हमें बेटों की तरह अपने प्यार से गोद में बैठा कर ले चलेगी। जैसे दादी माँ अपने पोते को गोद में लेके बड़े प्यार से खुश होती हैं, तो वैसे ही बस भी दादी माँ की तरह है, हमें अपने गोद में बिठाकर बड़े प्यार से लेके जाएगी। जो हमें छोड़ने आए थे ऐसे देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंग फ़कीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। जो लोग छोड़ने आए थे, जो लोग मित्र मना कर रहे थे भाई मत जाओ, वे ऐसे बरबस निगाहों से देख रहे थे जैसे यह आखिरी दर्शन हो, उसके बाद फिर मुलाकात नहीं होगी। उन लोगों की आंखें कह रही थी कि जाओ, आना जाना तो लगा ही रहता है, राजा या रंग फ़कीर, सबको जाना है एक ना एक दिन। आदमी को कुछ करने के लिए मतलब यहाँ से प्रस्थान करने के लिए एक कारण होना चाहिए। भाई एक्सीडेंट हो गया मर गए, कुछ हो गया बीमारी हो गई मर गए। जितना लिखा रहता है हम उतना ही जीवित रहेंगे, नहीं लिखा रहता है तो बड़ी बड़ी घटनाएं होकर के भी लोग बच जाते हैं। और लिखा है तो एक छोटा सा कारण ही कार्य की उत्पत्ति कहलाता है, कार्य को सिद्ध कर देता है। अर्थात निमित्त जब तक हमें रहना है तब तक रहना है, जब जाना है तो कोई ना कोई कारण बनेगा और हम चले जाएंगे। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। जैसे ये बस चालू हुई, तो बस चालू होती इंजन बहुत आवाज़ करता है। तो ये लोग तो बस में बैठे हैं अंदर, फिर भी ऐसा लग रहा था कि पूरी बस ही इंजन है, इतनी आवाज़ हो रही है। ये लोग बस में ना बैठ करके इंजन का जो बॉक्स है उसी के अंदर बैठे हैं। कांच खिड़कियाँ बहुत कम बची थी। जो खिड़कियाँ जो कांच थे जो बचे थे उनसे इन लोगों को बचना था। कब टूट जाए और कब गिर जाए, कब लग जाए। तुरंत लोग खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन रखा हो। वह सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रहेगी। जब गांधी जी ने 1931 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था अंग्रेज़ों के खिलाफ, तब उस समय यह बस जवान रही होगी। तब की यह बस है, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। एक हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर हमारे सारे भेदभाव मिट गए। अब समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठे हैं। बस चलने लगी। जैसे असहयोग आंदोलन हुआ था तो वह बस भी उसी असहयोग आंदोलन के समय ट्रेनिंग ली हो, प्रशिक्षण लिया हो, यानी बस के साथ उसका बॉडी का किसी के साथ कोई संबंध नहीं। कभी सीट आगे जा रही है, कभी पीछे आ रही है, कभी कांच टूट के निकल जा रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है, कभी सीट आगे पीछे सरक रही है, कभी इंजन में कुछ हो रहा है। 8-10 मील जब चले सारे भेदभाव मिट गए। तब इन लोगों को लगा कि हम सीट पर नहीं बैठे हैं बल्कि सीट हम पर आकर के बैठ गई है। ऐसा इन लोगों को प्रतीत होने लगा। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी से
बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। बस अचानक चली 8-10 किलोमीटर गई, रुक गई। पता चला कि पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया। अब वहाँ से पेट्रोल निकल रहा है, तेल गिर रहा है। ड्राइवर ने तुरंत फटाफट बाल्टी में पेट्रोल निकाला, अपने बगल में रख लिया और एक नली डाल करके, एक पाइप डाल के उसे इंजन में भेजने का काम प्रारंभ कर दिया। अब ये बोल रहे हैं कि अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकाल कर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। ऐसा उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हिस्सेदार साहब जो बैठे हैं बस में, कहीं इंजन बिगड़ जाए तो इंजन को अपनी गोद में ले लें और जैसे माँ छोटे बच्चे को शीशी से दूध पिलाती है बॉटल से, वैसे ही नली से इंजन को तेल पिलाएं, पेट्रोल पिलाएंगे। बस की रफ्तार बस अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे बड़े पेड़ थे, फिर जिस पर पक्षी बैठे थे, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। बस की रफ्तार अब 15-20 मील प्रति घंटे के चाल से चल रही है। लेखक बोल रहे हैं कि इन्हें बस के किसी हिस्से पे कोई भरोसा नहीं, कभी भी ब्रेक फेल हो जाए, कभी भी स्टीयरिंग टूट जाए। जो बाहर के दृश्य थे, प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे, सुंदर थे। हरे बड़े पेड़, सड़क के चारों तरफ किनारे किनारे पक्षी बैठ के चहचहा रहे हैं। इतना लुभावना दृश्य था। फिर भी इस दृश्य को देख करके लेखक का मन डरा रहता था। बस जो है कब पेड़ से टकरा जाए। हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहे थे। उन्हें डर लगता था कि भाई ऐसा ना हो कि बस चलते चलते ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग टूट जाए, पेड़ से जाके टकरा जाए। वह निकल जाता तो दूसरे का इंतज़ार करता। झील देखती तो सोचता कि बस गोता लगा जाएगी। आगे बता रहे हैं कि जैसे जैसे बस आगे बढ़ती जाती, पेड़ झील जो भी दिखते, उनमें डर बैठा रहता। भाई क्या ऐसा ना हो कि बस टकरा जाए या झील में जाके गिर जाए, गोता लगा ले। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह नहीं चली। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। बस थोड़ी देर चली फिर रुक गई। ड्राइवर बेचारा बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयत्न किया बस को चलाने की, पर सारी तरकीबें फेल हो गई। हिस्सेदार साहब जो कह रहे थे हाँ बस तो बहुत अच्छी है, चलेगी, अब बोल रहे भाई बस तो बहुत ही अच्छी चलती थी, आज पता नहीं क्या संजोग हो गया, इत्तेफाक की बात है, बिगड़ जा रही है, वरना ऐसा नहीं होता था। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर हम लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियावान में इसकी संतुष्टि करनी पड़ेगी। क्षीण चांदनी मतलब प्रकाश, चाँद की रोशनी हल्की हल्की वृक्षों की छाया के नीचे पड़ रही थी, जहाँ पे बस बिगड़ करके खड़ी थी। बस को देख करके बड़ी दया आ रही थी। दयनीय अवस्था में वो बस पड़ी थी वहाँ पे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई वृद्धा थक गई हो और थक के आकर के वहाँ बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, अपने आप पे उन्हें बहुत घृणा आ रही थी कि जो बस पूजा करने योग्य है उस बेचारी पे हम लद करके यात्रा कर रहे हैं। अगर इसका प्राणांत होता है या बस अगर यहाँ पे मर जाती है मतलब अगर चालू नहीं होती, इंजन सब फेल हो जाता है, सब कुछ खराब हो जाता है, इस बियावान मतलब इस सुनसान जंगल में इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। हिस्सेदार साहब ने इंजन को खोला, कुछ सुधारा, कुछ बनाया उसमें। धीरे धीरे बस चली। बस की चाल और भी कम हो गई, रोशनी भी समाप्त हो गई। बस धीरे धीरे रास्ते में चल रही है। जैसे कोई पीछे से गाड़ी आती, ड्राइवर बस को किनारे कर देता है सड़क के, भाई निकल जाओ, इतनी तो अवस्था नहीं है। बस कहती अपनी उम्र नहीं है, जाओ तुम आगे बढ़ो, हम आ रहे हैं पीछे पीछे। एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे, एक टायर फिस करके बैठ गया। वो बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती।
मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। बस चली, चलते चलते एक पुलिया आया, उस पुलिया पे बस पहुंची और टायर ड्राम से फट गया, बस रुक गई वहीं पे। अगर थोड़ी तेज़ होती, टायर फटता, बस पलट के जाके नीचे गिर जाती, पर धीरे थी इसलिए वहीं रुक गई तब से। अब लेखक के मन में उस हिस्सेदार साहब के प्रति पहली बार जो है श्रद्धा के भाव उमड़ रहे हैं। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। बोला कि जो इंसान जिसको पता है कि भाई बस की टायर की स्थिति बहुत ख़राब है, कभी भी फट सकता है, अपने आप को उत्सर्ग त्याग कर देना, ऐसे भावना बड़ी दुर्लभ है। ऐसे बड़े बिरले, ढूंढने पे भी ऐसे आदमी नहीं मिलते। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। लेखक मन में ऐसे सोच रहे हैं कि ऐसी बलिदान की भावना इस आदमी की है, यह तो गलत जगह आके फंसा हुआ है, इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। जितना इसके अंदर बलिदान की भावना है तो इसे किसी क्रांतिकारी का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार कर इसका इंतज़ार करते हैं। बोल रहे हैं अगर बस नाले में गिरती और हम सब नाले में गिर के मर जाते तो और स्वर्ग में जाते तो देवता बाहें पसार के इस हिस्सेदार साहब का इंतज़ार करते और कहते आ गया वह महान आदमी, देखो जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। व्यंग कर रहे हैं। मरने के बाद अगर देवता भी कहते वाह कितनी महान आत्मा है, कितनी महान आत्मा का हमने निर्माण किया था कि मर गया पर एक टायर बदलना इसको मंजूर नहीं था, एक टायर बदलने को तैयार नहीं था। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इसमें सीधे इस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव ख़त्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बोला जैसे तैसे टायर बदला गया बस का। एक पुराना घिसा पिटा टायर था, वो लगा दिया गया। उसको लगाने के बाद बस फिर चल पड़ी। जो उम्मीद थी कि भाई समय से पन्ना पहुंच जाएंगे, वहाँ समय से घर पहुंच जाएंगे, जिनको काम पे जाना है समय से काम पे भी चले जाएंगे, अब सब उम्मीद छोड़ दी, क्योंकि बस बार बार बिगड़ रही है। तो बार बार बिगड़ रही, कभी टायर फट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पता नहीं सही सलामत पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। तो इसलिए पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की सारी उम्मीदें समाप्त हो गई। जिस हिसाब से बस धीरे धीरे चल रही थी, ऐसा लग रहा था कि पूरी ज़िंदगी इसी बस में गुजर जाएगी और घूमते घूमते बैठते बैठते इस लोक से यानी पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में हम प्रस्थान कर जाएंगे, प्रयाण कर जाएंगे। इस पृथ्वी पर इस बस की कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, बेचैनी, तनाव सब खत्म हो गया। बेचैन होते थे, घबरा रहे थे, डर रहे थे, भाई पता नहीं क्या हो क्या हो। जब बार बार ऐसी घटनाएं सामने आने लगी तो सोचे चलो जो होगा देखेंगे। इत्मीनान से आराम से जैसे घर में बैठते हैं वैसे पलथी मार के बैठ गए, चलो अब जो होगा उसको देख लेंगे। चिंता जाती रही, सारी परेशानियां, चिंताएं समाप्त हो गई। आपस में हंसी मजाक प्रारंभ हो गया। अर्थात किस तरह से आज भी वर्तमान में भी जो है परिवहन विभाग में ऐसी बहुत सारी बसें हैं जो सड़कों पे चल रही हैं, जिनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। सैकड़ों यात्री यात्रा कर रहे हैं ऐसी बसों में जो कहीं भी फट सकती हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो क्यों रहा है आखिर समाज में? ऐसा होना नहीं चाहिए। हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, हम सरकार को सब कुछ भर रहे हैं, तो सरकार का भी दायित्व है कि हमें हमारी सुविधा के अनुसार हम संसाधन उपलब्ध कराएं और ऐसे बसों का संचालन बंद कर दें। ये पाठ जब लिखा गया और अब में परिवर्तन आया है, हम इसको अस्वीकार नहीं कर सकते।
बदलाव आया है। ऐसी बसें कम देखने को मिलती हैं, या ऐसे अब परिवहन विभाग भी बहुत जागरूक हो गया है। वह ऐसी बसों को बंद कर दिया है, ऐसी गाड़ियों का संचालन बंद करा दिया है जिनसे प्रदूषण हो रहा है, जिनसे जनजीवन को खतरा हो रहा है, सब कुछ रोक लगा गया। इस पाठ में बस लेखक ने यही बताने की कोशिश की है और समाज में नई चेतना, नई जागृति उत्पन्न लाने की कोशिश की है। धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आया। आपका दिन शुभ एवं मंगलमय हो।